हेलो बच्चों, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। मैं आनंद जायसवाल आप लोग का इसे स्वागत करता हूँ। देखिए, हालांकि हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है रासायनिक बलगतिकी। देखो नीचे लिखा हुआ है रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो रिवीजन सीरीज थोड़ा फास्ट होगा, और ये क्या है, हिंदी मीडियम, मतलब कि यूपी बोर्ड वालों के लिए। बहुत दिनों से परेशान थे यूपी बोर्ड, हालांकि मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं ईयर लॉन्ग कोर्सेज में। जो ये सीरीज़ है ये रिवीजन सीरीज़ है, बोर्ड नज़दीक है, बोर्ड को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हम इस सीरीज़ को लॉन्च किए और इस पर थोड़ा कार्य किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छा रिजल्ट दे सकें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो, नाम से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे मैंने अपना नाम बोला आनंद जायसवाल, नाम से ही लग गया कि हंसमुख इंसान होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, देखो ये रासायनिक बल गतिकी, बल गतिकी, बल गति की, जिसमें कहीं ना कहीं काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब होता है कि मोशन या वेलोसिटी, स्पीड की बात हो रही है। और किसमें, रासायनिक में। कौन सी रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया में। जी हाँ, सही समझे आप। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब परिभाषा का, कि आखिर हम केमिकल काइनेटिक्स को अगर परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे। देखो बाबू, जब हम केमिकल काइनेटिक्स को परिभाषित करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, समझो, याद करो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाए, ऐसे को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो आओ हम डेफिनेशन को लिख दें, हालांकि आपको याद हो गया होगा, आप लोग होशियार हो। खैर ठीक है, डेफिनेशन बोल भी रहा है, हम परिभाषा लिखने वाले हैं किसका, केमिकल काइनेटिक्स का। तो लिखें, रसायन विज्ञान की वह शाखा, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग और रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक तथा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। देखो बाबू, राइटिंग थोड़ी सी बकवास है, पर कोई बात नहीं, हमें कंटेंट से मतलब है। कंटेंट क्या है, देखो हम रासायनिक बलगतिकी को परिभाषित कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा क्या, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग। देखो हम बलगतिकी में पढ़ते हैं, पहला चीज़ जो हमें जो पहला चीज़ दिख रहा है उसको हम अंडरलाइन या मार्क करते चलना है। देखो क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम बोले रासायनिक अभिक्रिया का वेग, फर्स्ट पॉइंट यहाँ 1 कर लो, और रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा। ठीक ना, ये चीज़ कारक, इतना हमको पढ़ना है, मतलब 2। तथा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन, मतलब कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको 3 चीज़ें पढ़नी है, ध्यान रखो। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक तथा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे,
हम बात करेंगे आगे चल के। अब हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग बात कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? देखो, जब हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करते हैं तो एक, जैसे तुम बीकर ले लो, कुछ और दो केमिकल्स को मिलाओ, दो अभिकारक, दो रिएक्टेंट को मिलाओ, और जैसे ही वो मिलेंगे कुछ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। तो उस अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने में जो परिवर्तन, जो समय, जो वेग, जो स्पीड लगा, उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। गुड, चलो आगे देखते हैं क्या वो वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। देखो, हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया की वेग, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला है अति तीव्र अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। हालांकि ये यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड में कुछ चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स्ड होंगी, तो आप टेंशन ना लेंगे, ठीक है, हम हैं समझाने के लिए। तो अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया वो अभिक्रिया जो पलक झपकते ही कुछ ही मतलब मिनट या सेकेंड से भी, कुछ भी सेकेंड ना लगे, तुरंत वो अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, ऐसी अभिक्रिया कहलाएंगे बाबू अति तीव्र अभिक्रिया। और अति तीव्र अभिक्रिया जो देती हैं वो आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो सारे बाबू क्या है? अति तीव्र अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? पलक झपकते ही कुछ सेकंड्स गैप इंटरवल भी नहीं होता और प्रोडक्ट बन जाता। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी वेग नहीं देख सकते, क्योंकि ये पलक झपकते ही हम सोच भी नहीं सकते कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो गई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो इसको केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत नहीं पढ़ते। तो ये है अति तीव्र अभिक्रिया। दूसरा बात आता है बाबू मध्यम गति अभिक्रिया। मध्यम गति अभिक्रिया बोलते हैं, या बहुत सारे बुक इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन, ठीक है, नीचे स्लो रिएक्शन लिख रहा है, कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं। तो जो स्लो रिएक्शन है बाबू, स्लो रिएक्शन, उसको कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में, ऐसी अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में कुछ समय, कुछ टाइम इंटरवल का गैप लगे, कुछ समय मतलब कुछ मिनट लगे, ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। और मॉडरेट रिएक्शन होते कौन है? जितने भी आणविक रिएक्शंस होती हैं बाबू ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जितनी भी होती हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो सारी क्या है? हाँ, स्लो रिएक्शंस हैं। अब हम बात कर रहे हैं मंद अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट है मंद अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन। नो, यहाँ पे बोलेंगे वेरी स्लो। क्या बोलेंगे? वेरी स्लो। ऐसी अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में महीनों या साल लगते हो, ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं बाबू? मंद अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जो महीने और साल लगे वो होते हैं, कई जगह हम देखें, जो लोहे का जंग लगना, हाँ, वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। उस रासायनिक प्रक्रिया में लोहे के ऊपर एक क्रोजन या जंग लग रहा है, वो एक रासायनिक प्रक्रिया, और उसको पूर्ण होने में महीने या साल लगते हैं। और महीने और साल के हिसाब से हम बात करें तो इसको हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उतने टाइम तक आप बैठ नहीं सकते, और बैठ के आप उस रिएक्शंस का मेजरमेंट नहीं कर सकते कि उसका वेग क्या चल रहा है, रेट क्या है, ये सब चीज़ें आप नहीं देख सकते। हाँ, ये सब हम आगे बात करने वाले हैं कि जो अभिक्रिया का वेग आधार, हम तो देख लिए अभिक्रिया का वेग के आधार पे, मतलब वेग के आधार पे कितनी अभिक्रिया, लेकिन आगे हम बात करेंगे कुछ चीज़ें, आइए देखते हैं, ठीक है, करेक्ट। अब देखो, अभिक्रिया का दर या वेग, हमने कहा ना कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में उसके कंसंट्रेशन, जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं ए गिव्स बी, ठीक ना, ए परिवर्तित हुआ है बी। ए क्या है बाबू? रिएक्टेंट। हिंदी में रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? अभिकारक। बी क्या है? प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? उत्पाद। तो देखो यहाँ पढ़ते हैं हम, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग अथवा दर कहते हैं। सोचो कि यहाँ पे मान लो कि ए का हमने कुछ बीकर में इतना मोल रखा हुआ है, कुछ मोल रखा हुआ है इतना, चलो भर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, मन किया सर भर लिए, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी। अब देखो ये T = T1 पे इतना था, जबकि T = T1, यहाँ पे T2 पे ये आधा कंप्लीट हो, मतलब आधा खत्म हो गया, मतलब इसकी सांद्रता खत्म हो रही है, खत्म होके अब इधर ये बन रहा है B। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता, मतलब एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। गॉट इट? याद हो गया? चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि बाबू इस अभिकारक को या इस उत्पाद को के वेग को किस प्रकार लिखेंगे, दर्शाएंगे कैसे। तो अब देखो कि ये अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो एक टाइम इंटरवल भी लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हो टाइम इंटरवल,
कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, सांद्रता परिवर्तित हो रही है। तो अगर हम बात करें कि अभिक्रिया की सांद्रता को दर्शाने के लिए, तो जो अभिकारक है उसकी सांद्रता अगर हम दर्शाएंगे मोलर सांद्रता व्यक्त करने की, तो वो जो मोलर सांद्रता व्यक्त करते हैं ना, तो ए को ब्रैकेट में रखते हैं और बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक ना। ये क्या हुआ, ए की मोलर सांद्रता अब परिवर्तित हुई पी प्रोडक्ट की मोलर सांद्रता या उत्पाद की मोलर सांद्रता। इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि अभिकारक की सांद्रता में कमी, वेग दर को हिसाब से अगर हम समझें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में कमी हुई जबकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो गई। यही तो हुआ वेग दर में। अगर हम देखें तो क्या हुआ, अभिकारक कुछ खत्म हुआ उत्पाद को बनाने के लिए, तो मतलब क्या, उसकी कमी किसकी, अभिकारक की, और उत्पाद में वृद्धि। और हम ये भी लिखना सीख गए कि मोलर कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं कि कैसे हम इसका रेट कांस्टेंट लिखेंगे, सॉरी दर कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का दर कैसे लिखेंगे। तो अब हमने क्या लिखना है, अभिक्रिया का दर। तो हम लिखेंगे अभी, यहाँ आप समझ लीजिएगा, अभिक्रिया की दर। तो जब अभिक्रिया की दर हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं बाबू, जब भी हम अभिक्रिया का दर या वेग लिखते हैं तो आपको फिजिक्स में पढ़े होंगे v = dx/dt होता है। x क्या है, कोई भी आपका जो रहा हुआ कंपाउंड है, यहाँ पे हम किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं जो भी आपका रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रेट के, आपको पता है कि यहाँ कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, तो कमी आ रही है तो इसको किसके चिन्ह से दिखा दें, नेगेटिव। गुड, समझ आ रहा है आपको, डी। और अब क्या करेंगे, यक्स के जगह अपन रख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। गुड, हो गया। ये क्या हुआ, अभिक्रिया का दर किसका लिखे हो, अभिकारक का। अब प्रोडक्ट को लिख दो इज इक्वल टू में, हम यहाँ कह रहा है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, अब वृद्धि होगा तो पॉजिटिव, ये साइन लगा दो, पॉजिटिव का साइन लगा हुआ डी, और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। हो गया, अब क्रिया का दर लिख लिया, आसान है, नहीं समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, और भी सारे एग्जाम्पल होंगे, मैंने दे रखा होगा, चलो देखते हैं। स्लाइड चेंज हो जा हो जा हो जा, गाना सुनते हो ना। चलो अब हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया का दर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है a + b गिव्स c + d। अब अभिक्रिया का दर हमको लिखना है, देखो कितना इजीली लिखा हुआ है। अभिक्रिया की दर हम r से डिनोट करते हैं, कोई बात नहीं, कर दिए यहाँ पे, ठीक है। -d, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, अभिकारक के साइड में है, तो ये खत्म हो रहा है, इसीलिए अपन यहाँ यूज़ किया माइनस अपॉन डी टी। अभी हमने लिखने का वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जैसे वेग का लिखते हैं वैसे लिखने का बताया कि यहाँ एकांक समय में खत्म हो रहा है, तो एकांक समय नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी बी क्या है, अभिकारक, अभिकारक हमेशा खत्म होगा। अरे इजीली समझो ना, ये अभिकारक क्या है आपके, पापा, और ये क्या हो, आप। तो आप हमेशा क्या करोगे, बनोगे। पापा क्या, पापा और गार्जियन क्या होंगे, हमेशा खत्म होते हैं, तो आपको बनाने में हमेशा वो खत्म हो रहा है। तो जब खत्म हो रहा है तो उनकी एज ढलती जा रही है, कम होते जा रहे हैं और पहुँचते जा रहे हैं, और आप क्या हो, बिल्ड होते जा रहे हो। तो इधर देखो, जैसे ही खत्म हो रहा है तो हम अपन यहाँ यूज़ किए निगेटिव। यहाँ पे देखो, जैसे ही ये बन रहा है तो बनने के हिसाब से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन के साथ डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी यहाँ पे अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। चलो अब देखो थोड़ा सा एडवांस हम चल रहा है, हम रेट रिएक्शन अगर लिख रहे हैं किसी भी कंपाउंड का, अगर वो कुछ मोल दिया हो तो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे जब कोई दिया हो, जैसे मान लो 2NH3 है, गिव्स N2 + 3H2, ये बन रहा है। तो अब देखो 2 मोल्स अमोनिया लिया हुआ है, जो कि 2 मोल्स अमोनिया टूट के 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना रहा है, गॉट इट। तो अब इन अभिक्रिया का हम दर लिखना चाहेंगे, तो दर लिखना चाहेंगे अभिक्रिया का दर बाबू, तो ये जो मोल्स होते हैं ना बाबू, ये जितने मोल्स आगे दिए होते हैं वो 1/, में आ जाते हैं। तो 1/2 माइनस का रीज़न ये क्यों है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जब ख़त्म हो रहा है तो माइनस आ गया, और डी, और ब्रैकेट में क्या अपन यूज़ करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डी टी। मज़ेदार है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्लस पॉजिटिव, इसके आगे कोई भी मोल्स नहीं दिया हुआ है, 1 मोल्स दिया हुआ है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। कोई जरूरत है उसका रखना, नहीं रखना, रख दो डी
N2/dt। गॉट इट, ये भी आसान है। अब देखो यहाँ पे दिया है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, मतलब कि आगे जो मोल्स दिया होता है वो हमेशा क्या होता है 1 में आ जाता है, यहाँ पे प्लस का साइन क्योंकि वो बन रहा है। और कंसंट्रेशन ऑफ DH2/dt। सर ये H2 को ऐसे ही रखेंगे, हाँ जो जैसा कंपाउंड है उसको ऐसे ही रखेंगे, जो मोल्स होते हैं बाबू ना वो सिर्फ 1 में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो दो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दो दे रखे हैं और ये दोनों क्वेश्चंस आप करिएगा। ठीक है, रिवीजन सीरीज है, कुछ तो आप करिए, हालांकि चुपचाप बैठे रहोगे तो मज़ा किस आएगा। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, रगड़ना चालू करो। बिना रगड़े हीरा चमकता नहीं है बेटा, तो चमकना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा एडवांस क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। अगर इस क्वेश्चन का मैं अगर एवरेज दूँ तो ये नीट लेवल साथ में IIT लेवल है, तो घबराइएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़िंदगी में आएंगे अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसको सॉल्व करिए। ये क्या कह रहा है, 2HI गिव्स H2 + I2। इसमें कह रहा है I2 के अभिक्रिया की दर, जो I2 है मतलब आयोडाइड जो है उसकी अभिक्रिया का दर दे रखा है 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड। कोई दिक्कत है? देखो एक और चीज़ समझ लो, अभिक्रिया का दर हम जब लिखते हैं तो उसका मोल्स हमेशा मात्रक होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो वो यहाँ पे मात्रक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, तो HI व H2 का दर ज्ञात करिए। इजी है, लिखो 2HI गिव्स H2 + I2। थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया, चश्मा हटाते, चलो देखते हैं। अब यहाँ देखो हमने क्या करना है, अभिक्रिया का दर लिखना है। तो हमें ये पता है कि ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये उत्पाद है, तो अभिकारक ये उत्पाद है तो उत्पाद मचाएगा। तो देखो अभिकारक है, अभिकारक को हमेशा क्या लेंगे माइनस साइन, और जो भी मोल्स दिया 1 में आता है 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ HI/dt। सर यहाँ डी गैप कर दिए, आप लिख दिए, कोई आपत्ति? ठीक है सर, काहे गुस्सा जाता है, नहीं गुस्सा रहे बाबू। ठीक है, DH2/dt इज इक्वल टू, अब देखो I2 का कंसंट्रेशन लिखें कि I2 का जो दर दिया है वो लिख दें या दर लिखें? सब दर लिखिए, मजाक किसे कर रहे हैं, प्लस DI2/dt। चलो अब एक एक को इससे इक्वेट करते चलेंगे, तो यहाँ से हमको HI और H2 का दर ज्ञात हो जाएगा या वेग ज्ञात हो जाएगा। तो अगर हम लिखें -1/2 DHI कंसंट्रेशन ऑफ HI इज अपॉन dt, और इज इक्वल टू ये दे रखा है तुम्हारा, कितना दे रखा है 3 × यहाँ पे इसको कर दो 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसका मात्रक होता है, अभिक्रिया का दर का। तो ये मात्रक के साथ साथ ये अभिक्रिया का दर इसका दे रखा है, तो डायरेक्ट इसको रख दो यहाँ पे 3 × 10⁻³ मोल लीटर पर सेकेंड हो, तुमको पता है। अब देखो करेंगे क्या, ये उछल के इधर चला जाएगा, देखते ही अंक अपने आप भाग जाता है, ठीक ना। अब देखो, अब जैसे इधर जाएगा माइनस वाला तो उधर प्लस हो जाएगा DHI/dt। जैसे इधर आएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा तो 3 × 2 × 10⁻³ अब ये क्या हो जाएगा 6 × 10⁻³ अर्थात हम कह सकते हैं कि HI का दर 6 × 10⁻³ है। उसी प्रकार तुम इसका ज्ञात कर लो H2 का, और ये आपके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं, इसको और इसको इक्वेट करिएगा। और जैसे इक्वेट करेंगे तो इसका पहले यहाँ पुट करेंगे। आई थॉट कि इसका 3 × 10⁻³ आएगा, हम गेस कर दे रहे हैं आंसर। पहले का आंसर HI का आंसर 6 × 10⁻³ है, दूसरे का है 3 × 10⁻³ क्या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये रहा क्वेश्चंस। अब हम बात करने वाले हैं कि अभिक्रिया के दर के प्रकार। देखो अभिक्रिया की दर की प्रकार हम बात करें तो अभिक्रिया 2 प्रकार की है, मतलब अभिक्रिया की दर 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि एक अभिक्रिया का दर अगर हम लिखें तो एवरेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एवरेज। एवरेज मतलब होता है बाबू, जैसे एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट क्या होता है एवरेज होता है, ना बहुत लोअर ना ही बहुत हायर, बीच वाला। अर्थात उसी तरह जब हम एवरेज लिखते हैं ना तो हम यूज करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है सर, जब हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज औसत वेग का जब हम बात करते हैं तो इसमें निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। समझो, थोड़ा इसको मिटा दिया जाए, डस्टर भाई साहब आ जाइए।
और फटाफट मिट जाइए। ओई होई 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 होई। सही है सब कुछ। हमें लगा कि साउंड तुम लोग को सुनाई नहीं देगा। खैर ठीक है, देखो जब हम औसत दर की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ए गिव्स, थोड़ा बड़ा गिव्स लो यार, क्या मजाक करती जाओ। ए गिव्स बी, देखो जो ए गिव्स बी है तो ए क्या है, रिएक्टेंट, बी क्या है बाबू, प्रोडक्ट। ध्यान से समझो कि औसत वेग क्या है। ये t0 पे या t टाइम पे t1 पे ये a1 है, क्या रहा a1, जबकि t2 टाइम पे ये हो गया a2। a2 क्या है, कंसंट्रेशन। a1 का कंसंट्रेशन मतलब a का कंसंट्रेशन जब t टाइम मतलब कुछ समय पे t1 समय पे a1 था, जबकि t2 पे a2 हो गया। प्रोडक्ट भी बनाना है भाई, तो खत्म हो गया, तो a1 a2 हमने रखा है। अब क्या करना है हमको कि इस अभिकारक का औसत दर ज्ञात करना है। तो जब हम औसत दर ज्ञात करेंगे रिएक्टेंट का, तो हम अपन लिखेंगे औसत दर कि डेल्टा आर, या सिर्फ आर रखो कोई दिक्कत नहीं है, औसत वेग इज इक्वल टू माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। जब हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की बात करते हैं बाबू, तो होता है अभिकारक की सांद्रता फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल A2 माइनस A1 अपॉन, इसको ब्रैकेट में कर लो, अपॉन T2 माइनस T1। और यहाँ पे डेल्टा आर ना लिखो, अभी आर ही लिखो, अभी इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो मजेदार। अरे आ गया काम। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या बताएं। चलो ऐसा थोड़ी नहीं कि बंद कर देंगे, पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। T इजकल टू T1 पे ये A1 कंसंट्रेशन हो गया, T इजकल टू T2 पे ये A2 हो गया। अब इस कंसंट्रेशन को अगर हम लिखें मतलब औसत दर लिखना चाहें तो औसत दर लिखेंगे, अब माइनस अभिकारक की सांद्रता, वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलो लिख लेते हैं माइनस अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, जब परिवर्तन हमने बताया परिवर्तन की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन परिवर्तन में लगा समय। जब परिवर्तन में लगा समय तो कितना लगा समय दोनों में, T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये हुआ औसत वेग या दर लिखने का तरीका, ठीक ना। तो ऐसा आएगा सर क्या क्वेश्चन में, नहीं आएगा बाबू, केवल परिभाषा याद कर लो बहुत है। जब ये ऐसा क्वेश्चंस कब आते हैं, ये आते हैं बाबू जब आप हायर में जाते हो, नीट या IIT के लिए, तब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आएंगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी अनसॉल्व कराना है, सॉरी अनसॉल्व अभी कराना है, तो उसमें जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे वैसे मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड लेवल पे इतने आते हैं। इतना अगर पढ़ाएगा तो मास्टर बच्चा होशियार नहीं हो जाएगा। चलो देखिए तब उत्पाद की सांद्रता। अब उत्पाद की सांद्रता लिखना है, क्या दिक्कत है, लिख लो उत्पाद की सांद्रता फाइनल माइनस इनिशियल। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम एक सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस, और मैं किसी भी एक कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट, तो प्लस माइनस मैं ए को ही प्रोडक्ट भी मान रहा हूँ। चलो नहीं मानते हैं, नहीं तो गुस्सा आ जाओगे तुम लोग, मत मिटना भाई। चलो अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको कि अभिकारक का औसत दर। तो अभिकारक का औसत दर लिखना चाहें तो माइनस लिखेंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया औसत दर या औसत पे किसका, अभिकारक का। अब प्रोडक्ट का भी लिखना चाहें तो प्लस डेल्टा पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी, सॉरी डेल हो गया डेल्टा टी। अब इस प्रकार हम अपन लिख सकते हैं औसत वेग या औसत दर। ईजी है। कोई पूछेगा कि औसत दर किसे कहते हैं तो आप सिंपल सा बता देना कि निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन, ये जरूर बोलना, निश्चित समय अंतराल बाद समय सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। अब देखो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, अब अपन यूज कर रहे थे फाइनल माइनस इनिशियल। जब तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। जो इंस्टेंटेनियस होता है वो हर एक पॉइंट की बात करता है, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट की। तो जब टाइम इंटरवल
डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दिया जाए, मतलब एकदम छोटा सा छोटा वैल्यू भी लेके हम बात करें, उसे हम बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। जब इंस्टेंटेनियस पे बात करें एकदम किस छोटे से छोटे क्षण की, देखा है परिभाषा लिखो, देखो किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे कि मान लो, चलो फिजिक्स पढ़ाएंगे तो इसमें देखेंगे, इतना ही समझो। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि बाबू, चलो समझा दे रहे हैं कि अगर कोई समझो कि यहाँ पे अगर हम 0,0 मान लें, ओरिजिन मान के चलें, और यहाँ से एक साइकिल राइडर को या धावक को कोई दौड़ रहा है, और ये उसका फाइनल जहाँ झंडा वो पाके जीत जाएगा, यहाँ पहुँचना है। अब इसको दौड़ने के लिए कितने स्पीड से दौड़ रहा है, उसको जानने के लिए हर एक पॉइंट पे, छोटे से छोटे पॉइंट पे, एक छोटे से छोटे समय अंतराल पे एक एक आदमी को खड़ा कर दो। तो जो छोटे से छोटे समय अंतराल पे एक एक आदमी को जो तुम खड़ा किए हो ना बाबू, वही निश्चित क्षण पे बताएगा, प्रत्येक क्षण की अभिक्रिया, क्षण का वो जानकारी देगा। इसी को बोलते हैं बाबू इंस्टेंटेनियस रेट या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि उस व्यक्ति, उस धावक की क्या वेग रही है एक छोटे से समय अंतराल पे। तो वही बात करते हैं, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और इसको दर्शाने के लिए बाबू हम लिमिट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लिमिट। जैसे मान लो कि लिखना हो आर, अभिक्रिया दर लिखना हो तात्क्षणिक, आर इज इक्वल टू, मान लो ये है ए गिव्स प्रोडक्ट, तो हम अभिकारक का लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि अभिकारक का माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस पहले ना यूज़ करके हम यूज़ करते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, फिर उसके बाद माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। गॉट इट? देखो यहाँ पे यूज़ किया गया है, सेम यही है, ठीक है ना। और ये किसके भाषा में हम बात कर रहे हैं? अवकलन के भाषा में तात्क्षणिक वेग को दर्शा रहे हैं। तो अवकलन का भाषा ऐसा भाषा है बाबू कि छोटे से छोटे चीज़ों को लेके वो चलता है, तो इतना बातें ध्यान रखिएगा। अब देखो हम बात करने वाले हैं कि अभिक्रिया का दर हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे कि अभिक्रिया का वेग नियम या दर नियम। देखो ये जो है अभिक्रिया का वेग नियम या दर नियम जो है ना बाबू, ये एक एक्सपेरिमेंटल नियम है, मतलब प्रयोगात्मक नियम है। इसको प्रयोगों के द्वारा बताया गया कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ही अभिक्रिया का दर या वेग नियम कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हम अभिकारक की सांद्रता लिख रहे थे, यहाँ पे देखो ए गिव्स बी, और ए को ए मोल्स ले लो और बी को बी मोल्स ले लो, ठीक है। एक काम करो, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन लेते हैं, इरेज करो पूरा। ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स सी मोल्स ऑफ सी एंड प्लस डी मोल्स ऑफ डी। अब हम बात कर रहे हैं कि इस अभिक्रिया का, पहले तो अभिक्रिया का दर लिखिए, तो लिख लोगे 1 अपॉन ए माइनस में डी ए अपॉन डी टी, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बी डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, कोई दिक्कत है। हमने अभिकारक का लिख लिया, तो अभिकारक का दर, अभिकारक का किसी भी अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता या अभिक्रिया का दर के बीच में संबंध स्थापित करना या संबंध बना के समीकरण लिख लेना कहलाता है दर नियम। अब देखो इसका हम समीकरण बना रहे हैं, और समीकरण बनाने की वजह से देखो जब हम बात करते हैं दर नियम में, तो दर नियम में हम सिर्फ यूज़ करते हैं बाबू अभिकारक का कंसंट्रेशन, और अभिकारक से ही सिर्फ हम लिखते हैं दर नियम। देखो दर नियम लिखने का तरीका, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, बिकॉज ए मोल्स है, जितना मोल्स दिया होगा जब हम दर नियम लिखते हैं तो वो उसका पावर चढ़ जाता है, यही इसके बीच संबंध है, इतना समझ लो। और b की पावर b, समझ में ये बात। अब जैसे ही हम r इज इक्वल टू करते हैं बाबू के दर स्थिरांक या यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के यहाँ पे उपस्थित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं काका। छोड़ दो, काका जी को घर के बाहर रख दो, और जब काका जी को घर के बाहर रखोगे तो अब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा a की पावर a और b की पावर b। अब इसको बाबू बोलेंगे दर नियम, या इसी को बोलेंगे रेट लॉ। पता नहीं क्या नीट वालों को इससे प्यार है कि
जब देखो तब रेट लॉ पूछ देते हैं, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और हम आगे बात कर रहे हैं, ए एंड बी अगर हम कॉमनली बात करें तो ए एंड बी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। अगर हम x एंड y से इसको रिप्लेस कर दें तो ये कॉमन हो जाएगा, r इज इक्वल टू के ए की पावर कंसंट्रेशन ए की पावर x। अब ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट इनटू, अब देखो यही चीज़ें होती है कि जब रिवीजन क्लास होता है ना तो छोटी छोटी चीज़ों को हम अपन बात नहीं कर पाते हैं, मेजरली क्लास को जल्दी ख़त्म करना होता है। तो इस प्रकार देखो अब ये दर नियम हम लिख लिए, सब वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, कोई चीज़ें देखने वाली नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्स्ट्रा भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। देखो रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन समझते हो कि जितना तुम्हारे पास जितना जितना मास है, जितना द्रव्यमान उसका दिया हुआ है या जितना मोस दिया हुआ है वो उसके ऊपर पावर कर दो, यही रेट जो होता है वो लॉ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रयोगात्मक भी वही है, तो केवल क्या है एक्स वाई से रिप्लेस किया हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। जब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की अपन बात करते हैं तो रेट लिखो, या ऐसे RATE ना, ऐसे नहीं लिखो, रेट, ठीक है। ये ए की पावर कॉमनली हमने निकाला था x डॉट बी की पावर y। चलो आगे क्या था, किया था के कांस्टेंट। जब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट तो हम इसका निकाल रहे होते हैं, रेट का तो हमको पता ही है मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम देखो आगे क्या करते हैं, जब के को बाहर कर लेते हैं तो रेट ऊपर चला जाता है, रेट अपॉन, ठीक है, रेट अपॉन ए की पावर एक्स डॉट बी की पावर वाई। अब देखो रेट क्या है, रेट dx अपॉन dt है, मतलब कि सांद्रता अपॉन समय। तो हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता इनटू समय का इनवर्स, मतलब समय माइनस, ठीक है, अपॉन, अब देखो ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई क्या है, सांद्रता ही तो है, ए का सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी की कंसंट्रेशन, तो सांद्रता ब्रैकेट में, फिर सांद्रता x हो गई और सांद्रता y। अब यहाँ से हम लोग क्लियरिफाई करें तो k इज इक्वल टू प्राप्त होता है मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n क्रॉस डॉट क्रॉस टाइम इनवर्स, या इसको सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, और ये आपका हो सकता है कि बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो बात करते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक कुछ मुख्य हैं, आप समझ लो। पहला क्या है, अभिकारकों की सांद्रता, यहाँ लिखा हुआ है देख लेना, अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या है, अभिकारकों की सांद्रता, जितनी अभिकारक की सांद्रता जैसी होगी, अगर वो रिएक्टेंट बनाने के प्रोडक्ट बनाने के लिए एबल होंगे तो वो जल्दी रिएक्ट करेंगे। दूसरी बात हम बात करते हैं अभिकारकों और उत्पाद की प्रकृति, नेचर कैसा है, मतलब क्या रिएक्ट करने वाले हैं या नहीं है, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि उनमें कैसा, ठीक है कि नहीं। अब देखो तीसरा जो है ताप, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर एक कैटलिस्ट के उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, टेम्परेचर देंगे तो अभिक्रिया तुरंत कंप्लीट हो जाएगी। अब हम दूसरा बात करते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जो भी अभिक्रिया होने वाली है उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जबकि उत्प्रेरक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक क्या है, तो देखोगे उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जबकि उत्प्रेरक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो पाँचवा क्या है, सरफेस एरिया। आप समझ लो जब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रिएक्शन उतने अच्छे होंगे, ठीक है, या कम होंगे, तो सरफेस एरिया हम आपको समझाती है। सब कुछ यहाँ पे अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखो लेंथी क्लास नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए, आप थोड़े इसको नोट्स से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो अब अपन बात करने वाले हैं कि अच्छा देखो रासायनिक बलगतिकी हम पढ़ने वाले थे, उसमें हमने बताया था कि परिभाषा में 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहला वेग, अभिक्रिया की वेग, दूसरा अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा मैकेनिज्म, क्रियाविधि। तो हम अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक दूसरा चीज़ यहाँ पढ़ लिए, हालांकि छोटे में मैंने रख दिया जबकि नहीं रखना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, आप इसको समझ सकते हैं, बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, क्रियाविधि। देखो किसी भी अभिक्रिया का पहला बात कि हम बात कर रहे हैं कि क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि 2 प्रकार से होती है। एक क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन,
जैसे हिंदी में बोलते हैं बाबू प्राथमिक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन, जबकि दूसरे को बोलते हैं बाबू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये होते क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन जो हैं वो वे अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएं उन्हें बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसे कौन करके पढ़ाता है? ठीक है, समझिए। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, जैसे कि मान लो A + B गिव्स प्रोडक्ट। कोई और लोचा लफड़ा इसमें नहीं देखना है अपने को देखना है सिर्फ एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। अब इसका रेट अपना लिखना चाहे तो अगर मान लो अभिक्रिया का दर तुमको लिखने कह रहे हैं, लिख लोगे, आसान है। अगर रेट लॉ लिखने के लिए कहते हैं रेट लॉ, तो सर आपने कहा है कि अभिकारक की सांद्रता से मतलब है, ठीक है, कि A कर दो अभिकारक की सांद्रता A और B, ये हो गया रेट लॉ। कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें कोई मोल वोल तो दिया नहीं है, मोल वोल देगा नहीं तो पावर रखना से कोई मतलब नहीं है, पावर एक रखोगे तो दिखेगा ही वही है। अब देखो प्राथमिक अभिक्रिया, कुछ नोट पॉइंट है, समझ लो। जो भी प्राथमिक अभिक्रिया होती हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होती हैं। मतलब जब भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होंगी वो कोई प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होंगी। इस बात का ध्यान रखना। क्यों? हम ये शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो भी समझा देंगे, ठीक है। तो जो शून्य कोटि की रिएक्शंस होंगी वो एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं हो सकती। दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इस पर देख लो, इंपॉर्टेंट बात जो है कि प्राथमिक अभिक्रिया जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर पॉसिबल नहीं करती। फ्रैक्शनल ऑर्डर मतलब कि 1/2, 1/3 या जैसे 1/2 को लिखें 1.5 या जो भी लिखना चाहे, तो फिर जैसे यहाँ पे 0.5 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये फ्रैक्शनल नंबर, ये मतलब ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर या फ्रैक्शनल नंबर पॉसिबल नहीं होता है। चलो ये तो हुआ एलिमेंट्री रिएक्शन, शॉर्ट में समझा दिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन अगर तुमसे कोई पूछेगा कि प्राथमिक अभिक्रिया होती क्या है तो डायरेक्ट बोलना कि वो अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो उन्हें क्या बोलेंगे? प्राथमिक अभिक्रिया। समझ गए बंटर? चलो तो अपन बात करेंगे जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वो अभिक्रिया जो एक से कई मतलब कई स्टेप में कंप्लीट हो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक रिवीजन करा देंगे हम, SN1 और SN2। अब तुमको समझना है कि SN1 क्या है और SN2 क्या है। जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा क्या होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन। जो 2 स्टेप में या 2 से अधिक स्टेप में कंप्लीट होगा, मतलब 2 से 2 या 2 से चरण में, 2 या 2 से अधिक चरण में, हिंदी में बात कर रहे हैं, स्टेप चरण होता है बेटा, 2 या 2 से अधिक चरण में अगर वो कंप्लीट होगा तो ऐसे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ईजी है, समझ में आ गया? ठीक है, लिखा हुआ ही है जो हम बोल रहे हैं, लिखे हम ही हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान दो। इसमें स्लोएस्ट स्टेप से ही हम एक और चीज़ मेन जो इंपॉर्टेंट है बाबू ये देख लो कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एक से अधिक स्टेप में चरण में पूर्ण होंगी, मतलब कि एक स्टेप में तो अगर पूर्ण हो रही है तो एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब कई स्टेपों में अगर पूर्ण हो रही हैं तो ऐसे क्या कहलाती हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जब वो पूर्ण होती हैं तो उसमें कुछ अभिक्रिया जो होती हैं फास्ट रिएक्शन देती हैं, कुछ होती हैं जो स्लो रिएक्शंस देती हैं। जो स्लो रिएक्शंस होती हैं वही अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती हैं, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं कैसे करेगा, कुछ दिया गया होगा। देखो रेट अभिक्रिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है स्लोएस्ट स्टेप के। स्लोएस्ट स्टेप की जो अभिक्रिया होती हैं उनके अभिकारक के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये है 2NO2Cl गिव्स बनाया 2NO2 + Cl2। ये देखो ये एक अब सिंगल स्टेप में हमको दिखा दिया गया है, लेकिन इसका मैकेनिज्म बाबू लेंदी होता है। मैकेनिज्म देखो, जब हम NO2Cl को रिएक्ट कराते हैं तब हमें प्राप्त होता है NO2 + Cl2 और यह अभिक्रिया स्लो रिएक्शन है। देखो पहले स्टेप में जो भी रिएक्शन चलती हैं वो स्लो रिएक्शंस होती है, क्योंकि तोड़ने में उसको टाइम लगता है, और जब टाइम लगेगा, कुछ टाइम इंटरवल का गैप हो गया तो क्या हो गई? स्लो या मॉडरेट रिएक्शन। और जो भी स्लो या मॉडरेट रिएक्शन हो जाएंगे वो केमिकल काइनेटिक्स का रेट लॉ निर्धारित कर देंगे, और रेट लॉ इसी से निर्धारित होगा। जबकि ये पहला स्टेप है, हम दूसरा स्टेप बात करते हैं। दूसरे स्टेप में हमने दिया NO2Cl गिव्स बनाया NO2 + Cl2, जबकि ये क्या है बाबू? फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो जो हमको अभिक्रिया का दर नियम लिखने को जो निर्धारित करेगा वो है पहला चरण वाला, क्योंकि वो स्लो रिएक्शन है और केमिकल काइनेटिक्स हमेशा चूज करता है स्लो या मॉडरेट। आपको हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया। तो यहाँ से हम इसका दर नियम लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे R = K और कंसंट्रेशन ऑफ NO2Cl। गुड, समझ में आ गया। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। अब हम थोड़ा बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी को लेके, आणुविकता। चलो थोड़ा सा बात करते हैं आणुविकता, मॉलिक्यूलरिटी। किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करती है किस पे, प्राथमिक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक में स्पीसीज रिएक्टेंट्स जो भी हैं, परमाणु अणु जो भी हैं, एक साथ जुड़कर अभिक्रिया करते हैं तथा उनकी संख्या जितनी वो हैं उनके मोल्स जोड़ लो, वही मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। अर्थात हम बात करें बच्चा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। क्यों? क्योंकि ये 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, जितना अभिकारक के मोल्स आगे होंगे वही उसकी उस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी होगी। अब देखो नोट पॉइंट में एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ NO2Cl, तो मॉलिक्यूलरिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं आणुविकता, अब इसकी आणुविकता ही 2, इजी है, आसान है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट पॉइंट दे रखा है, यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को एक अणु अभिक्रिया, अरे यार तो ये मान लो ऐसे कि HI गिव्स, चलो ये नहीं मजा आ रहा है, एक अणु अभिक्रिया जैसे मान लो कि H2O2, ये एग्जांपल दे रहे हैं हम, एक अणु अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगे उसमें एक ही अणु या एक ही मोल्स अभिकारक रिएक्टेंट होगा जो प्रोडक्ट बनाएगा। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है डजंट मैटर, मुझे कुछ उसके मतलब नहीं है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड कर रहा है वो अभिक्रिया की मतलब उस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता से या उसकी मतलब कितना मोल्स हैं। तो अब देखो H2O2 का बाहरी कितना मोल है, 1। तो यहाँ अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी बाबू, 1 आएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा इसको इरेज करते हैं पूरा लिंक्ड, ठीक है। तो समझो अब देखो एक हो गया यूनिमॉलिक्यूलर, समझा दिए यूनिमॉलिक्यूलर, और दूसरा होता है बाबू बाई मॉलिक्यूलर। पहला यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू द्विअणुक अभिक्रिया। जो द्विअणुक अभिक्रिया होते हैं जैसे कि हम ले रहे हैं 2HI गिव्स H2 + I2। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी की, तो अभिकारक का मॉलिक्यूलरिटी देखें, जितने स्पीसीज या जितने भी परमाणु अणु आयन भाग ले रहे हैं रिएक्टेंट या अभिक्रिया को रिएक्टेंट साइड में, इस अभिक्रिया के रिएक्टेंट साइड में उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम उसको जोड़ लेते हैं, उसके मोल को जोड़ लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। अब इस मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई, सॉरी हाँ 2, क्योंकि 2 मोल्स है। वैसे ही एक और हम ले लें H2 + Cl2 बनाएगा HCl 2HCl। अब देखो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, क्योंकि इस अभिकारक में, इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक है और दोनों के पास 1-1 मोल है, तो 1-1 मोल होने की वजह से बाबू इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, मॉलिक्यूलरिटी हुई 2, कोई दिक्कत, इजी है, कर लोगे, ठीक है। अब ऐसे ही ट्राई मॉलिक्यूलर होता है जिसके रिएक्टेंट साइड में 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो कि ये ट्राई मॉलिक्यूलर हम लिख रहे हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसे कि हम देख रहे हैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन 2FeCl3 + SnCl2 गिव्स, अब बना 2FeCl2 + SnCl4। अब इसको देखो, इस ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में 2 मोल FeCl3 है जबकि 1 मोल SnCl2 है। तो इस अभिक्रिया का अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी लिखना, तो लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे 3, बता दोगे, इजी है, मजा आ गया, ठीक है। चलो अब देखो बात करते हैं ऑर्डर मतलब होता है कोटि, अभिक्रिया की कोटि। देखो आसान है, सिंपल सी बात समझ लो, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांक को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, वही होगा बाबू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, वही कोटि कहलाएगी, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। जैसे नोट पॉइंट में कुछ देख लो, जैसे में अगर हम समझा दें यहाँ पे, समझा देगा, समझा दीजिए सर, ऐसे ठीक है। मान लो A की पावर, जो A है, कंसंट्रेशन ऑफ A है, वो A मोल दिया हुआ है, ठीक है ना,
मतलब A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट। देखो हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है जब हम रिएक्टेंट में अगर हम दर नियम व्यंजक की बात कर रहे होते हैं, तो दर नियम व्यंजक में हमको क्या होता है, अभिकारक से ही मतलब होता है कि अभिकारक की सांद्रता कितने मोल्स क्या है। तो अब इसको हम लिखेंगे दर नियम R इज इक्वल टू, समझा चुके हैं, K, और अब ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A और डॉट मल्टीप्लाई होगा B की पावर B। हमने कहा कि जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर जब लिखते हैं, कोटि जब लिखते हैं, कोटि की जब हम बात करते हैं, तो हमने कहा कि जो दर नियम व्यंजक हमने ये लिखा उसके घातांक, सांद्रता जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जो घातांक लगा हुआ है उस घातांकों को ऐड कर दिया जाए, वही ऑर्डर कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस बी। अब ऑर्डर क्या होगी, A प्लस बी, इस अभिक्रिया की ऑर्डर A प्लस बी। अब यहाँ पे A प्लस बी की जगह 1 और 2 होता तो 3 हो जाती, और यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 1 होता तो 2 हो जाती, और ये होता ही नहीं, सिर्फ यही होता तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाती। चलो अच्छी बात है, ये मज़ा आया, इसको नोट कर लेना, यहीं पे नोट कर लेना, यहाँ आगे हो सकता है कि स्लाइड में हो, मैंने पढ़ा नहीं है स्लाइड पर, ठीक है देखते हैं। अभिक्रिया की कोटि वेग नियम व्यंजक प्रयोगों के आधार पर निकाला जाता है। सिंपल सी बात है कि अभिक्रिया की कोटि वेग नियम व्यंजक प्रयोगों द्वारा ही निकाला जाएगा, क्योंकि जो वेग दर नियम व्यंजक लिखा जाता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल है, तो जब ये एक्सपेरिमेंटल है तो कोटि भी तो एक्सपेरिमेंटल हो गई। ठीक है, पहला पॉइंट बच गया। दूसरा पॉइंट देखें, अगर कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में होती है तो सबसे धीमी, चलो ठीक है समझाते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगी, अभिक्रिया पूर्ण होने में कई चरण लगेंगे, तो कई चरण में हमने बोला है कि स्लोवेस्ट स्टेप वाली जो रिएक्शंस होंगी या स्लोवेस्ट जो चरण में अभिक्रिया पूर्ण होंगी उसी अभिक्रिया का हम दर नियम व्यंजक लिखेंगे, और जब दर नियम व्यंजक लिख लेंगे तो उसी अभिक्रिया से हमको ऑर्डर मिल जाएगा। ये दूसरी बात उसने कहा है। ठीक है, अब स्पेशल पॉइंट क्या है भाई, नीट और एडिटा। ठीक है देखते हैं, चलो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भी कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की कोट 0 हो सकती है, जबकि हम लोग अभी बात किए हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन में फ्रैक्शनल नहीं होगा, जबकि यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो अभिक्रिया की कोट 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और फ्रैक्शनल हो सकती है। आसान है, समझ में आएगी बात, मतलब कि 0 भी होगी, किसी भी अभिक्रिया का कोट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव धनात्मक वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है। तो ऑर्डर में कुछ घबराना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं, देखो वो चीज़ें जो मैंने समझाया वो यहाँ दिया हुआ है, N1 और N2 करके दिया हुआ है, जबकि सब्स्टिट्यूट किया N1 एंड N2 इज इक्वल टू x1 y, तो ऑर्डर बताया x प्लस वाई। ठीक है, अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखते हैं, तो लिखेंगे, परिभाषा देख लो, अभिक्रिया जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसका रेट ऑफ रिएक्शंस दर नियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, अभिकारक की सांद्रता से। तो देखो अभिकारक की सांद्रता ये लिखा हुआ है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। इस अभिक्रिया को मैंने क्यों लिया समझाता हूँ, इसका मैकेनिज्म देखो बाबू, ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इसका मैकेनिज्म अपन देखेंगे तो मिलेगा N2O5 रेट करके बनाता है N2O3 प्लस O2, और ये कौन सी है, हमने कहा जो भी फर्स्ट स्टेप में जो भी रिएक्शंस होंगी वो होंगी स्लोवेस्ट रिएक्शंस या स्लो रिएक्शंस। हाँ समझ में आ गया तुमको कि ये स्लोवेस्ट रिएक्शन है, तो यही क्या करेंगे, दर नियम व्यंजक निर्धारित करेंगे। ठीक है चलो, लेकिन और भी तो ये चरण में पूर्ण होंगी, तो पहले पूर्ण कर लो। तो N2O3 जो यहाँ से निकला N2O3 ये टूट के बनाता है NO प्लस NO2, जबकि यह बहुत फास्ट होती है, मतलब फास्ट स्टेप में पहुँचती है। अब देखो पुनः जो NO है वो 2 मोल्स हमने यहाँ N2O5 लिया है, वो NO प्लस N2O5 रिएक्ट करती हैं और बनाती हैं 3NO2, और ये भी बहुत फास्ट होती है। एक बार टूटने में समय लगता है, और जो टूटने में समय लगता है उसमें ही कुछ समय लगता है, इसीलिए वो स्लोएस्ट रिएक्शन है वो, और इसीलिए वो मेरे काम की चीज़ है। मेरे काम की चीज़ मतलब ये मॉडरेट रिएक्शन है, इसको किस में यूज़ करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में किस में, दर नियम व्यंजक में। दर लिख लो, दर लिखोगे कि अब लिखोगे क्या, इसका कंसंट्रेशन N2O5 का कंसंट्रेशन, मोल ऑफ N2O5, और N2O5 यहाँ पे हम स्लोवेस्ट स्टेप में बात करें जिससे हमने लिखा है दर नियम व्यंजक, इसमें कितना मोल है, 1 मोल।
तो जब 1 मोल है तो हम उसको ऊपर चढ़ा देंगे 1 मोल, अर्थात हम कहेंगे कि रेट दर नियम व्यंजक हमने लिख लिया। तो ठीक है बाबू, अब आप ऑर्डर भी बता सकते हैं, दर नियम व्यंजक लिख लिया तो ऑर्डर भी बताएंगे। चलो बताओ ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगी, 1। ईजी है, समझ में आ गया, आसान है। तो इस प्रकार की इस अभिक्रिया को हमने कहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलो देखते हैं। इस प्रकार हम वेग या दर धीमी पद का लिख सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है, ये भी बातें पच गई। नोट पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है, वेग निर्धारण पद की कोटि ऑर्डर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर 1 ही होगी। अच्छा, मतलब कह रहा है कि वेग निर्धारण पद की ऑर्डर अगर 1 है तो संपूर्ण अभिक्रिया की ऑर्डर 1 होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और समझ लो बाबू, जो मज़ेदार चीज़ है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 2 है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का तो कंडीशन है नहीं कि सिर्फ हम अभिकारक से बात करेंगे। तो अभिकारक से अगर बात करेगा तो मेन रिएक्शन से बात करेगा, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई, एक ही, ठीक है। चलो अब इस अभिक्रिया को आप लिखिएगा NH4NO2 गिव्स N2 + H2O, ठीक है। अभी तो देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को हम लिखते हैं तो ये अभिक्रिया एक ही पद में हो रही है, लेकिन अभिक्रिया एक ही पद में हो रही है, लेकिन 1 मोल इसका है 1 मोल इसका है। तो जब हम इसका जब एक ही अभिक्रिया मतलब एक ही रिएक्शंस में एक ही पद में पूर्ण हो रही हैं, अर्थात ये स्लो होंगी, इसीलिए हम इसका दर नियम व्यंजक लिख रहे हैं। और दर नियम व्यंजक लिखने के बाद हमने कहा एक इस पे है एक इस पे है, और दोनों को ऐड करेंगे तो वेग या और वेग तो 2, खैर वो तो अलग से लिखा गया, जबकि ऑर्डर कितना आएगा 2। अगर हम इसका मॉलिक्यूलरिटी भी बात करें, मॉलिक्यूलरिटी, तो ये भी 2 आएगा, क्योंकि 1 और +1 जितने अभिकारक साइड में भाग ले रहे हैं उतने मोल्स को ऐड कर दो, वही क्या कहलाएगी मॉलिक्यूलरिटी। देखो अब इसको आप लोग लिखिएगा, ये क्वेश्चन है, करिएगा आप लोग, 100 हम ही कर देंगे तो रहेगा क्या आपके लिए। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया जब हम बात करते हैं, लिखो ट्वाइस ऑफ FeCl3 है और SnCl2 है, ठीक है ना। जो ट्वाइस ऑफ अब देखो, अब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ FeCl3 है और 1 मोल्स ऑफ SnCl2 है। ऑर्डर हम लिखेंगे तो जब हम ऑर्डर लिख रहे हैं अर्थात हम इसको मान रहे हैं कि ये स्लो रिएक्शन है, जो स्लो या मॉडरेट रिएक्शन है उसी का हम ऑर्डर दर नियम व्यंजक लिख सकते हैं। और दर नियम व्यंजक ये वेग लिखा है या दर, कोई बात नहीं, दर या वेग ही इसी को बोलते हैं दर नियम व्यंजक। यहाँ पे वेग नियम लिख देना चाहिए, खैर कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया। FeCl3 का ट्वाइस, क्योंकि 2 मोल्स हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऊपर पहुँच गई, एक यहाँ है 2 1 3, ये अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर है। जबकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी अपन बात करें, मॉलिक्यूलरिटी भी बाबू 3 होगी, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा और आगे कि क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसमें थोड़ा सा समझने वाला है, और ये बोर्ड में बार बार पूछता है, बोर्ड के साथ साथ ये नीट में भी 2-3 बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारे गुरुजी नीट बीट करके ही बैठे हुए हैं, ठीक है। देखो वो बात अलग है कि MBBS नहीं है, ठीक है। देखो इधर सुनने कोट किया क्या, थोड़े बहुत मस्ती होते हैं, क्यों नहीं है, अरे मज़ा ले लो, हंस लो। अमोनिया गैस, देखो शून्य कोट की अभिक्रिया, अमोनिया गैस और Au गोल्ड और प्लेटिनम आदि धातुओं के तल पर विघटित होती हैं। देखो जब हम बात करें अमोनिया की रिएक्शंस, जो अमोनिया रिएक्शंस अगर गोल्ड और प्लेटिनम, जो अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस वो गोल्ड और प्लेटिनम के धातु जो हैं उनके तली पर ये विघटित हुए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट करके प्लेटिनम या गोल्ड Au के तली पे ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है और बना रही है N2 + 3H2। अगर हम इसका लिखना चाहें व्यंजक, दर नियम व्यंजक, देखो इसमें याद कर लेना, कुछ चीज़ें जो होती है ना मेरे भाई, याद करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये जब अमोनिया गैस की अभिक्रिया लेड और गोल्ड के तली पे होगी तो सदैव वो जो अभिक्रिया होगी उसका ऑर्डर 0 ऑर्डर आएगा। इस अभिक्रिया का अगर हम लिखना चाहेंगे दर नियम व्यंजक तो लिखेंगे R = K NH3 की पावर 2 न लिख के हम लिखते हैं बाबू यहाँ 0, और इस प्रकार ये अभिक्रिया, इसका ऑर्डर हमें प्राप्त होता है 0।
देखो एक और चीज़ ध्यान रखो, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लिखते हैं ना, कभी कभी सूर्य की लाइट, सूर्य के प्रकाश में जो H2 है और Cl2 द्वारा जो HCl का निर्माण होता है ना, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया को ही बताता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मान लो कि ये H2 है प्लस Cl2 है और ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट किए हैं, और सनलाइट की जब प्रेजेंस में रिएक्ट किए हैं बाबू तो ये बना है HCl। देखो अगर हम दर नियम व्यंजक लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे KH2 डॉट Cl2, जबकि इन दोनों की जब इसकी अभिक्रिया प्रकाश की सूर्य की उपस्थिति में हो रही है ना बाबू, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ जीरो, और ये बनाएंगे शून्य ऑर्डर, मतलब ऑर्डर क्या होगी शून्य। तो ऐसी अभिक्रिया, पहला कंडीशन ये था कि जब अमोनिया गैस की अभिक्रिया लेड नहीं प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम की तली पे हो तो वो जीरो ऑर्डर देंगी। और दूसरी अभिक्रिया जब H2 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निर्माण करेंगे तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होंगी। अब देखो एक और थोड़ा सा, ये बोर्ड का नहीं है पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं, IIT नीट का है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जब हम किसी भी अभिकारक का वाटर के साथ एक कांस्टेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस केस में वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देता है। समझो क्यों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो मतलब होता है वो झूठा। जब देखो यहाँ पे हम लिए हैं CH3 C+O ये है एस्टर एक, RC=OOR, तो ये क्या है एस्टर। जब एस्टर की अभिक्रिया हमने करा दिया वाटर के साथ, जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ प्रकार से हमें CH3COOH मिलेंगे और साथ में मिलेगा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। खैर हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना है कि दर नियम व्यंजक लिखना है। दर नियम व्यंजक लिखेंगे तो जो कांस्टेंट होता है ना बाबू, कांस्टेंट के ऊपर हमेशा जीरो आ जाता है या उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3C=OO C2H5, मैंने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे H2O भी लिख लें, कोई दिक्कत, जबकि ये क्या है कांस्टेंट, अर्थात ये कांस्टेंट होंगे तो हम देख तो रहे हैं कि इस अभिक्रिया में दो अभिकारक ले रहे हैं, तो हमारे हिसाब से इसका ऑर्डर 2 आना चाहिए। हमने कहा कि अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इसके आगे ये, इसके आगे एक होगा, जबकि जब ये कांस्टेंट हो जाता है ना बाबू तो इसका बिल्कुल भी कुछ नहीं लिया जाता है, अर्थात हमको ऑर्डर सिर्फ लेना होगा ईस्टर का, और जब ऑर्डर ईस्टर का लेंगे, ईस्टर के हिसाब से लेंगे तो ये होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं परंतु सिर्फ एक ही का हम लेते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर बात, पढ़ लो, कुछ लिखा हुआ है। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की कोट एक तथा आणविकता एक से ज़्यादा हो। सही बात है, क्योंकि आणविकता यहाँ पे 2 होगी। मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिपेंड करता है बाबू कांस्टेंट या कुछ भी पे, मॉलिक्यूलरिटी कहता है जितना अभिकारक को जोड़ दो हम वही होंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 आएगी। तो क्या कह रहा है, आणविकता 1 से ज़्यादा होती है, ऐसी अभिक्रिया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। देख रहे हो, मॉलिक्यूलरिटी 2 है और यहाँ पे वाटर कांस्टेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, मजेदार है। अब देखो मैंने कुछ समझाया कि वेग स्थिरांक को इकाई से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कर सकें। देखो जब हम बात करते हैं कि वेग दर स्थिरांक, जो हमने K लिखा था, K का हमने क्या प्राप्त हुआ था, मोल अपॉन लीटर, यही 1 - n और टाइम इनवर्स, यही प्राप्त हुआ था ना बाबू। हमने कहा था कि आगे हम बताएंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऊपर ले लिया, जैसे ही ऊपर लेंगे तो K = मोल लीटर इनवर्स। अब इसको ब्रैकेट में कर दो 1 - n टाइम इनवर्स, टाइम को रिप्लेस कर दो सेकेंड से, अच्छा रहेगा, मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम को रिप्लेस करते हैं अपन सेकेंड से। क्या यूज कर लें, सेकेंड इनवर्स। अब देखो बाबू, जो n है ना, ये n बताता है कि अभिक्रिया की कोटि, जो हम बात कर रहे हैं कि अगर अभिक्रिया की कोटि, जैसे मान लो शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने लिया है, हमें बात करनी है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो n = 0 रख दो। जैसे ही n = 0 रखोगे बाबू, वैसे ही तुम्हें प्राप्त होगा, ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पर रख दो जैसे K = मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, और होल का 1 - n सेकेंड इनवर्स। जैसे ही n के जगह पे तुम 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, तुम्हें प्राप्त होता है मोल लीटर इनवर्स
1 माइनस 0, अर्थात ये पूरा 0 हो गया सेकेंड इनवर्स। मतलब हम इसको प्राप्त करेंगे 0 ऑर्डर का होगा तो इसका वेग स्थिरांक का इकाई का वेग स्थिरांक का मात्रक हमें प्राप्त होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जबकि अगर यही फर्स्ट ऑर्डर की हो जाए क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ n जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ 0 का जब ऑर्डर 0 होगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, अर्थात k का जो वैल्यू प्राप्त होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक, तो उसका जो इकाई मतलब जो उसका मात्रक प्राप्त होगा वो सेकेंड इनवर्स प्राप्त होगा, किसका, प्रथम कोटि की। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ये आप पे हम छोड़ रहे हैं, प्रथम कोटि सेकेंड कोटि की आप निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये नीट का क्वेश्चन से दिया हुआ था कि इस वेग स्थिरांक से अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो वेग स्थिरांक यहाँ दे रखा है, देखो ठीक है, ये दे रखा है, इससे आप बताइएगा, ठीक है। तो आपको इससे बताना है कि ये अभिक्रिया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, किसका, पहले में। तो इसके जो मात्रक दे रखे हैं, ये एक मात्रक किसके हैं, के, तो इस के मात्रक से आप इसका आप बता सकते हैं कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की है, सेकेंड कोटि की है। तो यहाँ पे हम बता दें, अगर हम बात करें तो ये सेकेंड कोटि की होगी। वैसे आप देखिए मज़ेदार है, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो ये आपको यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये बोर्ड का है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा चीज़ है, समझदार है बच्चा अपना। देखो अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, अभी तक पढ़ते हैं, थोड़ा समझ लो। ना हम कोटि बात करते हैं तो यह एक प्रयोगात्मक राशि है, मतलब एक्सपेरिमेंटल। में पहले ही बताया था कि जो अभिक्रिया जो ऑर्डर लिखते हैं वो हम दर नियम व्यंजक से लिखते हैं, दर नियम व्यंजक क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल है। जबकि आणविकता जो है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक राशि है। अभी हमने बताया है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है बाबू, वो 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो शून्य और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ये पॉइंट याद कर लेना, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना बाबू, वो शून्य नहीं हो सकती और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। भिन्नात्मक मतलब कि 1/3 या डॉटेड में नहीं हो सकती, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, वेयर इज माई पेन। तो तीसरा पॉइंट देखो कि अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल अभिक्रिया पर लागू होती है। मतलब देखो अभिक्रिया की कोटि चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, वो दोनों की अभिक्रिया कोटि बता सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि वहाँ दोनों पे लागू हो जाएंगी। जब ये देखो आणविकता जो होती है ना बाबू, आणविकता, ये आणविकता कहाँ गया स्लाइड, हाँ, जो ये आणविकता है, आणविकता ये प्रथम अभिक्रिया पर प्राथमिक अभिक्रिया पर एलिमेंट्री रिएक्शन पर लागू होते हैं। सिर्फ ये प्राथमिक रिएक्शन पर लागू होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे नहीं, ठीक ना। तो मॉलिक्यूलरिटी जब भी लिखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जो मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का लिखा है तो ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ना लिखना। देखो यहाँ पे लिखे हैं आप कुछ जगह, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी मत लिखना, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका मॉलिक्यूलरिटी आप लिख सकते हो जो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। जबकि यहाँ भी आप लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ मॉलिक्यूलरिटी जब आप नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे एक मैंने गलती करके आपको सिखाया है, तो मैंने किया, आपको समझाया कि मॉलिक्यूलरिटी लिखना तो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का लिखना जो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, कॉम्प्लेक्स वाले की मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिख सकते। तो बताने का यहाँ पे गलत करने का मकसद मेरा ये था कि आपको समझाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो अपन यहाँ से इतनी चीज़ें पढ़ लिए। देखो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से, जो मेन टॉपिक है यहाँ पे समाकलित वेग समीकरण, जो समाकलित जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये इस बार तो 70-30 का रेशियो चल रहा है, ये 70% में पूछेगा, 30% रिड्यूस किया है ड्यू टू कोरोना के केसेस का जो था उसकी वजह से 70-30 का रेशियो चल रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, हम तो सब लेके चल रहे हैं, अभी 30% 70% लेस नहीं किए हैं। तो जो समाकलित वेग समीकरण है वो शून्य कोटि की और प्रथम कोटि के लिए बहुत ही, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो खैर इतना हम अभी तक इतना आज रखते हैं, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, यही समाकलित वेग समीकरण, इसको हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो
आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको जो भी है सिलेबस, आपका हर एक सिलेबस, जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो सब्जेक्ट है, वो सारे वीडियोस आपके 1 से 2 में चैप्टर कंप्लीट कर दिए जाएंगे, 1 से 2 वीडियो में। तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल इसलिए होगा कि आप मान लो कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, और बोर्ड के एग्ज़ाम देने से पहले ही आपको एक चैप्टर, आप पूरे साल ना पढ़े हो, एक चैप्टर का सिर्फ मात्र 2 वीडियो में आपने पूरा सीख लिया। जो बच्चे पूरे साल लगाते हैं, ईयर लॉन्ग कोर्स देखते हैं, उससे सीखते हैं, आप एक चैप्टर का 2 वीडियो में सीख लिए, तो आपका यहाँ से इंक्रीज़ हो सकता है नंबर। तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ पर्सनल नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, जैसे 63 94 46 10 66। यह है व्हाट्सअप नंबर, जहाँ कि आप किसी भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, फालतू मैसेज नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम आईडी जो है वो है VLCN VLCIAN टेक्स्ट TEXT। तो VLCN टेक्स्ट आप जैसे ही डालोगे तो आपको टेलीग्राम पे ये चैनल मिल जाएगा, जिस पे आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी लिंक हम वहाँ डाल देते हैं, जो भी ये PDF है इसका PDF वहाँ डाल दिया जाएगा। हालांकि आप व्हाट्सअप भी करोगे तो मिल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ज़्यादा आपका बेहतर यहाँ रहेगा। कुछ मेन चीज़ें, मेन पोर्शंस आपको पूछनी हो तो यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमको आपसे इंटरेक्ट कराने का। तो हम लोग मिलते रहेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में समाकलित इसको लेके चलेंगे, समाकलित वेग समीकरण। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको समझिए, क्वेश्चंस करिए, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपके जो सहपाठी हैं वो उसका जवाब दे देंगे, नहीं देंगे तो मैं खुद हूँ कि जो मैं उस पर रिप्लाई करके आपका जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू।